अस्सलाम वालेकुम। आज हम CCF 3.1 डिस्ट्रक्टिव एंड मैकेनिकल टेस्टिंग चैप्टर 4 के मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह CCF 3.1 एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्परेटिव चैप्टर है। चैप्टर 4 डिस्ट्रक्टिव और मैकेनिकल टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा आंसर क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर की वीडियो लंबी होने की वजह से इसको 2 पार्ट्स में हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। Which mechanical test can be used to measure the toughness of the weld metal, heat affected zone and parents metal? क्वेश्चन 1 में है कौन से मैकेनिकल टेस्ट में वेल्ड मेटल, हीट अफेक्टेड जोन और पेरेंट्स मेटल की टफनेस को चेक किया जाता है। उसमें ए है मैक्रो, बी में है निक ब्रेक, सी में है हार्डनेस और डी में है 4P इम्पैक्ट। तो वेल्ड मेटल, हीट अफेक्टेड जोन और पेरेंट्स मेटल की टफनेस जो है वो 4P इम्पैक्ट टेस्ट से जो है वो मेजर की जाती है। नंबर 2 में है विच इज़ द बेस्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फॉर द शोइंग लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन इन ए 25 mm थिक बट वेल्स। 25 mm थिकनेस में कौन से डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन को टेस्ट किया जाता है। उसमें ए में है निक ब्रेक, बी में है साइड बैंड टेस्ट और सी में है 4P इम्पैक्ट या फिर डी में है ए फेस बैंड टेस्ट। तो इसको जो है वो चेक किया जाता है साइड बैंड टेस्ट। इसका आंसर होगा बी। इन ए बैंड टेस्ट व्हेन द फेस ऑफ द स्पेसिमेन इज इन टेंशन एंड द रूट इज इन कंप्रेशन द टेस्ट इज कॉल्ड। नंबर 3 में है बैंड टेस्ट में टेस्ट पीस के फेस को जब टेंशन देते हैं तो रूट को कंप्रेस करते हैं, इस टेस्ट को क्या कहेंगे। उसमें ए में है रूट बैंड, बी में है ए साइड बैंड और सी में है ए फेस बैंड या फिर डी में है ए लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए फेस बैंड। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है बट वेल्ड का, प्लेट का। तो अगर ये हमारी फेस साइड है और ये हमारी साइड है और ये हमारा रूट वाला एरिया, तो अगर हम वो क्या कह रहा है कि रूट को अगर कंप्रेशन करते हैं, ये हमारी रूट साइड जो है इसको हम कंप्रेस करते हैं, इसको अंदर दबाते हैं और जो बाहर वाला पोर्शन वो कर्व में जो ऊपर रह जाता है तो वो हमारा फेस साइड होगा। तो अगर हम रूट को कंप्रेस करते हैं जो टेंशन आएगी वो होगी फेस साइड पे, तो उसको हम फेस बैंड टेस्ट कहेंगे। इसका आंसर होगा ए फेस बैंड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट में हमारा है निक ब्रेक एंड फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट आर यूज्ड फॉर। निक ब्रेक और फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट में क्या टेस्ट किया जाता है, इसमें क्या मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल असेसिंग द वेल्ड क्वालिटी या फिर असेसिंग वेल्ड मेटल डक्टिलिटी या फिर असेसिंग वेल्ड मेटल टफनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो निक ब्रेक में जो फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर टेस्ट में जो आमतौर पर वेल्ड की क्वालिटी को असेस किया जाता है, इसका आंसर होगा ए। इन ए टेंसाइल टेस्ट ए ब्रिटल मटीरियल वुड बी इंडिकेटेड इफ द सरफेस फ्रैक्चर। नंबर 6 में हमारा टेंसाइल टेस्ट में एक ब्रिटल मटेरियल की जो फ्रैक्चर की सरफेस है वो किस तरह की होती है। उसमें शो ए रिडक्शन इन साइज या फिर बी में इज़ फ्लैट एंड फीचरलेस या फिर सी में ब्रेक्स इन द पेरेंट्स मेटल या फिर डी में ब्रेक्स एट द 45 टू द लोड्स। इसका आंसर होगा इज़ फ्लैट एंड फीचरलेस। इन ए टेंसाइल टेस्ट ए ब्रिटल मटेरियल वुड बी इंडिकेटेड इफ द फ्रैक्चर सरफेस। नंबर 6 में टेंसाइल टेस्ट में एक ब्रिटल मटेरियल का जो फ्रैक्चर होता है उसकी सरफेस किस तरह की होती है। उसमें ए में है शो रिडक्शन इन साइज या फिर बी में इज़ फ्लैट एंड फीचरलेस या फिर सी में ब्रेक्स इन द पेरेंट्स मेटल या फिर डी में ब्रेक्स एट द 45 टू द लोड। इसका आंसर होगा इज़ फ्लैट एंड फीचरलेस। टेंसाइल टेस्ट में जो ब्रिटल मटेरियल का जो फ्रैक्चर होता है उसका वो फ्लैट एंड फीचरलेस उसकी शेप होती है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट का क्या मकसद है। उसमें टू असेस टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर टू असेस डक्टिलिटी या फिर सी में टू असेस यील्ड स्ट्रेंथ या फिर ऑल ऑफ द अबव कुड बी असेस्ड। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो बुनियादी मकसद वो ये है कि वेल्ड मेटल की डक्टिलिटी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ ये सब को जो है मेजर किया जाता है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव कुड बी असेस।
नेक्स्ट में हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज नॉट नॉर्मली रिक्वायर फॉर द वेल्डर अप्रूवल टेस्ट फॉर माइल्ड स्टील। तो नंबर 8 में है माइल्ड स्टील के लिए कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आमतौर पर वेल्डर अप्रूवल टेस्ट के लिए नहीं चाहिए। तो उसका है ए में बैंड टेस्ट, बी में मैक्रो एग्जामिनेशन, सी में इम्पैक्ट टेस्ट और डी में है फ्रैक्चर टेस्ट। इसका आंसर होगा जो वेल्डर अप्रूवल सर्टिफिकेशन के लिए नहीं चाहिए होता वो इम्पैक्ट टेस्ट होगा। इसका आंसर सी। Which of the following destructive test would indicate the toughness of the weld metal parent metal has? पेरेंट्स मेटल हीट अफेक्टेड जोन और वेल्ड मेटल के लिए कौन से डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में टफनेस मालूम की जाती है। उसमें ए है मैक्रो, बी में है निक ब्रेक, सी में होगा हार्डनेस और डी में है 4PV नोच। इसका आंसर होगा डी 4PV नोच। Bent test specimens have been taken from a 25 mm thickness carbon steel butt welds, which would show lack of inter-run fusion. अगर 25 mm थिकनेस कार्बन स्टील बट वेल्ड को बेंड टेस्ट करते हैं तो इनमें से कौन से टेस्ट में लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन शो होगी। उसमें ए में साइड बैंड या फिर रूट बैंड या फिर फेस बैंड या फिर गाइड बैंड। तो इसकी जो शो होगी वो होगी साइड बैंड टेस्ट में। जैसा कि अगर हम यहाँ से इस तरीके से इसको दबाते हैं, साइड बैंड टेस्ट को दबाते हैं, तो वहाँ से इसकी जो है लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन जो शो होगी। What destructive test would be required to ascertain the likelihood of cracking in the heat affected zone of a welds? Nick break, sideband test, 4P input या फिर मैक्रो टेस्ट। तो वो मालूम किए जाते हैं साइड बैंड टेस्ट से। इसके जितने भी अगर क्रैकिंग आने के इसमें चांस होंगे हीट अफेक्टेड जोन वेल्ड मेटल में या पेरेंट्स मेटल में, तो उसका साइड बंद करते हैं तो उससे जितनी भी उसकी जो एक्टिविटी है वो शो होती है। तो नेक्स्ट हमारा है द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट इज। तो नंबर 12 में क्या है टू प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट इज। नंबर 12 में है वेल्डर क्वालिफिकेशन का बुनियादी मकसद क्या है। टू असेस द स्किल ऑफ द वेल्डर, क्या वेल्डर की स्किल को चेक करना, या फिर टू असेस द वेल्डेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की वेल्डेबिलिटी को चेक करना कि वो वेल्ड हो सकता है या नहीं, या फिर टू डिसाइड विच एंटिटी मेथड टू यूज़, ये मेक श्योर करना है कि कौन से एंटिटी वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, या फिर टू गिव द वेल्डर प्रैक्टिस बिफोर डूइंग प्रोडक्शन वेल्डिंग, या फिर प्रोडक्शन वेल्ड से पहले एक वेल्डर को प्रैक्टिस देना होता है। तो इसका आंसर होगा टू टेस्ट द स्किल ऑफ द वेल्डर। Which of the following type destructive test is sometimes used for the welder qualification testing? नंबर 30 में इनमें से कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट समटाइम वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हार्डनेस टेस्ट, फ्रैक्चर टेस्ट या फिर 4PV नोच टेस्ट या फिर ACTOD जिसको क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं वो टेस्ट है। तो इसका आंसर होगा वो होगा फ्रैक्चर टेस्ट। A transverse tensile test from a welding procedure approval record WPAR test plate is used to measure। तो नंबर 40 में है वेल्डिंग प्रोसीजर अप्रूवल रिकॉर्ड में ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट प्लेट में क्या मेजर करते हैं। तो उसमें द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड्स, क्या वेल्ड मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, या फिर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, या फिर जॉइंट को चेक करते हैं, या फिर द स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेल्ड, या फिर डी में द स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉइंट। तो इसको जो चेक करते हैं द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, इसका होगा बी करेक्ट आंसर। ए ब्रिटल फ्रैक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ द फ्रैक्चर फेसेस बाय। तो नंबर 15 में कह रहा है कि ब्रिटल फ्रैक्चर फेस को आइडेंटिफाइड किस तरह करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ द बीच मार्क,
अगर उसमें बीच मार्क नज़र आएंगे तो फिर मालूम होगा, या फिर दी में प्रेजेंस ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर उसमें प्लास्टिकली डिफॉर्मेशन हो जाती है तो उस वजह से ब्रिटल का जो फ्रैक्चर वो शो होगा, या फिर बीइंग रफ एंड टर्न, या फिर बीइंग फ्लैट एंड रफ। इसका आंसर होगा सी, बीइंग रफ एंड टर्न। 15 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा 16 में देखते हैं क्या है। Which mechanical test can be used to make an assessment of the surfacing breaking defect? नंबर 60 में है किस मैकेनिकल टेस्ट से सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट मालूम करेंगे। उसमें ए है बैंड टेस्ट, बी में है निक ब्रेक टेस्ट, या फिर सी में मैक्रो टेस्ट, या फिर डी में नॉन ऑफ द अबव, या फिर ई में ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से देखते हैं कौन सा करेक्ट है। तो जो इसका जो सरफेस ब्रेकिंग डिफेक्ट मालूम होता है वो बैंड टेस्ट से भी, मैक्रो टेस्ट भी और निक ब्रेक टेस्ट सबसे जो है सरफेस ब्रेकिंग जो फ्लॉ है वो डिटेक्ट किए जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ई। नंबर 70 में है स्ट्रेस इज इक्वल टू, ए में है स्ट्रेस, या फिर बी में लोड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया, या फिर सी में एक्सटेंशन ऑफ द गेज लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल गेज लेंथ, या फिर डी में टफनेस। इसका आंसर होगा बी, लोड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया। In welder qualification testing of 45 mm plates, why are side bands used instead of the root and face bands? तो नंबर 18 में है 45 mm प्लेट को वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट के लिए रूट बैंड, फेस बैंड की जगह साइड बैंड टेस्ट को क्यों इस्तेमाल करते हैं। दे आर ईजियर टू प्रोड्यूस, क्या ये आसानी से बैंड हो जाता है इस वजह से, या फिर दी टेस्टिंग इक्विपमेंट कैन नॉट हैंडल थिक रूट फेस बैंड्स, या फिर सी में रूट डिफेक्ट आर नॉट इम्पोर्टेड फॉर द वेल्डर क्वालिफिकेशन, या फिर डी में दे गिव्स मोर एक्यूरेट इंडिकेशन। इसका आंसर होगा डी, दे गिव मोर एक्यूरेट इंडिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट है व्हेन एग्जामिनिंग ए कंप्लीटेड बैंड टेस्ट द एंगल ऑफ द बैंड वाज फाउंड टू बी 185 डिग्री, द टेस्टिंग स्पेसिफिकेशन कॉल फॉर द सैंपल टू हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू 180 डिग्री। They should be acceptable as the standard refer to minimum forming angle, या फिर बी में the bands should be considered as a fail, या फिर सी में new bands should be produced and bent to 180 degree then re-examined, या फिर they should be rejected as the angle is not close enough to be acceptable। इसका आंसर होगा सी, new bands should be produced and bent to 180 degree then re-examined। In a cross joint tensile test, the following observation were made: specimen width 20 mm, material thickness 20 mm, maximum load 180 kN, break position, जो है इसकी ब्रेक पोजीशन है वो पेरेंट्स प्लेट, एंड व्हाट इज़ द यूटीएस। इसका यूटीएस क्या होगा। तो उसमें ए में है 45 kN पर मिलीमीटर, या फिर बी में होगा 45 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर सी में 39 kN मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर डी में 39 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। इसका जो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लोड होगा 180 kN है, और इसका जो विड्थ है इसकी विड्थ होगी 20 mm, और इसकी जो है लेंथ होगी 20 mm। तो इसको अभी हम कैलकुलेट करते हैं। ये 180 डिग्री को डिवाइड करते हैं 20/20, इसका आंसर होगा 0.45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, इक्वल इसका होगा 450 इसका यूटीएस। व्हाट यूनिट इज यूज फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू। टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो किस से मेजर करेंगे, किस यूनिट से मेजर करेंगे। उसमें जूल्स है, बी में जे मिलीमीटर स्क्वायर, सी में न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर डी में पी पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा
सी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेंथ की जितनी भी वैल्यू हैं उनको जो है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में उसको जो है मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है In a welding procedure transfer joint tensile test, the following observation were made. The specimen cross-section area was recorded as a 30 mm by 20 mm and the maximum load applied was recorded as। तो इसका जो है वही ये तकरीबन वही उसी टाइप का जो है क्वेश्चन है, लेकिन चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो मैक्सिमम लोड कितना है वो 200 kN और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो होगा 30 by 20 mm। और इसको जो अभी हम देखते हैं ये हमारा जो मैक्सिमम लोड कितना था इसमें 200 मैक्सिमम लोड हमारा था 200 kN और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था वो 30 by 20 mm। इसको अभी हम करते हैं, जैसे ये हमारा 200 है, इसको जो 30 by 20 के साथ इसका इक्वल होगा 0.33, इसको मल्टीप्लाएंगे 1000 के साथ, इसका आंसर होगा 333। ये इसका यूटीएस इसकी जो है। तो इसका जो है ए में 33 N मिलीमीटर है और सी में 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और बी में है 333 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और डी में 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा बी। इसकी जो अल्टीमेटली इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो होगी ट्रांसवर्स वेल्ड टेंसाइल टेस्ट। इफ द ब्रेक वाज इन द वेल्ड मेटल द सैंपल वुड बी। ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट में अगर वेल्ड मेटल ब्रेक हो जाता है तो सैंपल का क्या करेंगे, तो उसको क्या रिजेक्ट कर देंगे ए में, या फिर बी में एक्सेप्टेबल इफ द यूटीएस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड यूटीएस ऑफ द प्लेट्स, या फिर सी में रिजेक्ट, या फिर डी में एक्सेप्टेबल इफ द यूटीएस इज बिटवीन 80 to 90% ऑफ द स्पेसिफाइड यूटीएस ऑफ द प्लेट। तो इसको क्या करेंगे, इसको जो बी होगा इसका एक्सेप्टेबल इफ द यूटीएस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द स्पेसिफाइड यूटी ऑफ द प्लेट। इसका आंसर होगा बी। इन एन ऑल वेल्ड टेंसाइल टेस्ट द ओरिजिनल स्पेसिमेन गेज लेंथ वाज 50 mm एंड आफ्टर द टेस्ट इंक्रीज गेज लेंथ वाज 65 mm। व्हाट इज द एलोंगेशन परसेंटेज। तो ए में है 40%, सी में है 30%, या फिर बी में 60, या फिर डी में ए इज़ द 36%। तो इसकी जो ओरिजिनल गेज लेंथ थी $50 mm और इसके बाद इसमें जो इंक्रीज हुई है इंक्रीज लेंथ कितनी है 65। तो 65 से अगर हम 50 को माइनस करते हैं तो ये हमारा होगा 15। तो 15 को डिवाइड करते हैं 50 से, इसका आंसर जो होगा वो होगा 0.3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ये हमारा होगा 30। तो इसकी जो इलोंगेशन होगी वो होगी सी इसका 30। रूट एंड फेस बैंड फ्रॉम ऑन 8 mm थिक but well required testing. The specimen are cut to 20 mm wides. The codes call for the 4T bands. Which of the following ruler should be selected for the testing? तो इसका आंसर होगा वो होगा D32 mm diameter. Which of the following is not a quantitative test? इसमें से क्वांटिटेटिव टेस्ट कौन सा नहीं है? तो रूट बैंड जो है ये क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं है, इसको हम क्वालिटेटिव टेस्ट कहेंगे. तो हमारा नेक्स्ट है तो या फिर फ्रैक्चर टेस्टिंग टी का.
तो इसका आंसर होगा इम्पैक्ट टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड फॉर द वेल्डर अप्रूवल टेस्ट फॉर द माइल्ड स्टील। तो 28 में है माइल्ड स्टील के लिए कौन सा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आमतौर पर वेल्डर अप्रूवल टेस्ट के लिए नहीं इस्तेमाल होता। उसमें ए में बेंड टेस्ट है, बी में मैक्रो एग्जामिनेशन, सी में इम्पैक्ट टेस्ट या फिर डी में फ्रैक्चर टेस्ट। इसका जो इस्तेमाल नहीं होता डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वेल्डर अप्रूवल के लिए वो होगा इम्पैक्ट टेस्ट, क्योंकि ये वेल्डिंग प्रोसीजर अप्रूवल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट कुड 4 PV नोच एनर्जी बी मेजर इन। तो कौन सा यूनिट 4 PV नोच एनर्जी के लिए मेजर करते हैं। इसमें ए में है पाउंड पर स्क्वायर इंच, या फिर बी में जॉल्स, या फिर न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर, या फिर डी में नॉन ऑफ द अबव। तो 4 PV नोच एनर्जी के लिए जो इसको मेजर किया जाता है वो होगा जॉल्स, इसका पी होगा आंसर। A fatigue is characteristic by the appearance of the fracture surface it would be। तो फटीक फ्रैक्चर की सरफेस अपीयरेंस किस तरह की होगी। उसमें रफ एंड टर्न, या फिर स्मूथ, या फिर चिवरन लाइक, या फिर नॉन ऑफ द अबव, स्मूथ बी। विच ऑफ द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वुड इंडिकेट द टफनेस ऑफ द वेल्ड मेटल, पेरिस मेटल एंड हीट अफेक्टेड जोन। उसमें मैक्रो है, हार्डनेस, बी में निक ब्रेक और 4 PV नोच। इसका जो आंसर होगा 4 PV नोच। तो बेंड टेस्ट स्पेसिमेन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए 25 mm थिकनेस कार्बन स्टील बट वेल्स विच विल शो ए लैक ऑफ इंटर रन फ्यूजन। तो ए में है साइड बैंड, बी में है रूट बैंड और फेस बैंड और डी में गाइड बैंड। इसका आंसर होगा ए साइड बैंड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिलर फ्रैक्चर टेस्ट इज टू। फिलर फ्रैक्चर टेस्ट का मेन मकसद क्या है। ए में है एस्टिमेट द फ्रैक्चर टफनेस, क्या फ्रैक्चर की टफनेस को मेजर करना, या फिर बी में असेस द रूट फॉर द पेनिट्रेशन फ्यूजन, या फिर इसकी जो रूट की पेनिट्रेशन फ्यूजन है उसको चेक करना, या फिर एस्टिमेट रेजिस्टेंस टू फटीग फेलियर, या फिर डी में ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा असेस द रूट फॉर द पेनिट्रेशन फ्यूजन, इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट हमारा है 34 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज फॉर द इम्पैक्ट टफनेस। तो इम्पैक्ट टफनेस को मेजर करने के लिए कौन से जो है यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, उसका होगा जॉल्स को इस्तेमाल करते हैं। When a longitudinal load is put on a lap joint, the stress set up in normally। तो 35 में है जब लैप जॉइंट पर लॉन्गिट्यूडनल लोड अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेस नॉर्मली कौन सी वहाँ पे इस्तेमाल होती है। तो उसमें शेयर स्ट्रेस, बी में टेंसाइल स्ट्रेस एंड सी में कंप्रेसिव स्ट्रेस, या फिर डी में रेसिडुअल स्ट्रेस। तो वहाँ पे जो स्ट्रेस इस्तेमाल होती है वो होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसका सी आंसर होगा। The difference grain structure between the well deposit and the base metal can be determined। तो 36 में है वेल्ड मेटल और बेस मेटल के जो डिफरेंट किस्म के इसमें ग्रेन होते हैं वो किस से मालूम किए जा सकते हैं। उसमें ए फेस बैंड टेस्ट, या फिर रूट बैंड टेस्ट, या फिर हार्डनेस टेस्ट, या फिर डी में एन एचिंग टेस्ट। तो इसके जो डिफरेंट किस्म के ग्रेन जो मालूम किए जाते हैं वो जो हैं वो एचिंग टेस्ट से किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट हमारा 37 ए रूट बैंड टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द अमाउंट ऑफ वेल्स। तो 37 में है रूट बैंड टेस्ट में क्या चेक किया जाता है। ए में डक्टिलिटी, बी में इलोंगेशन, सी में हार्डनेस, या फिर डी में पेनिट्रेशन। तो रूट बैंड टेस्ट में जो है वो रूट पेनिट्रेशन फ्यूजन को चेक किया जाता है, इसका आंसर होगा डी। What is the most common cause of the failure in root band test? रूट बैंड टेस्ट में आमतौर पर फेलियर की क्या वजह हो सकती है। उसमें टू हाई ए करंट सेटिंग, या फिर बी में टू लॉन्ग ए पास इन द डाउन साइकिल ऑफ द वेव्स, या फिर सी में लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, या फिर डी में टू हाई ए ट्रेवल स्पीड। तो आमतौर पर इसकी जो फेलियर की जो वजह होती है वो लैक ऑफ फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन, इसका आंसर होगा सी। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द निक ब्रेक टेस्ट। निक ब्रेक टेस्ट का मेन मकसद क्या है।
टू एग्जाम द रूट को एग्जाम करना, या फिर टू असेस द फ्रैक्चर टफनेस, या फिर जो मटेरियल फ्रैक्चर हुआ है उसकी टफनेस को असेस करना, या फिर टू असेस द इंटर फ्यूजन, या फिर उसका इंटरनल फ्यूजन प्रॉब्लम है उसको चेक करना, या फिर डी में टू लुक फॉर द लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन। तो इसका आंसर होगा निक ब्रेग टेस्ट करने का जो मेन मकसद है वो टू असेस द इंटर फ्यूजन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिक्वायर एन स्पेसिमेन टू बी इंस्पेक्टेड। तो नंबर 40 में टेस्ट पीस में माइक्रो एग्जामिनेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है, किस वजह से इसको रिक्वायरमेंट किया जाता है। तो माइक्रो जो एग्जामिनेशन है उसमें टू एग्जाम द ग्रेन साइज, इसके मेटल के जो ग्रेन होते हैं उसको एग्जाम करने के लिए जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन वहाँ पे रिक्वायर होती है। इसका हमारा नेक्स्ट है, when a metal return to its original shape after an applied load has been removed, the metal is said to have। लोड अप्लाई करने के बाद जब मेटल अपनी शेप में वापस चला जाता है तो इस मेटल को क्या कहेंगे। ए में प्लास्टिसिटी, या फिर बी में डक्टाइलिटी, या फिर सी में इलास्टिसिटी, या फिर डी में मेलाबिलिटी। तो मेटल जब लोड को अप्लाई करने के बाद अपनी शेप में वापस चला जाता है तो उसकी कंडीशन होती है इलास्टिसिटी कंडीशन में, इसका होगा सी। व्हाट इज़ द यूटीएस ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। द प्रूफ स्ट्रेस, द मैक्सिमम लोड ए स्पेसिमेन कैन विदस्टैंड, या फिर द लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर डी में द पॉइंट ऑफ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसका आंसर होगा, इसका यूटीएस क्या है, द मैक्सिमम लोड ए स्पेसिमेन कैन विदस्टैंड, इसका आंसर होगा बी। व्हाट इज द विकर पैरामिड मेथड यूज फॉर द, विकर पैरामिड जो मेथड है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। द मेजर डेंटेशन टफनेस, टफनेस को मेजर करने के लिए, या फिर टू मेजर डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी को मेजर करने के लिए, या फिर टू मेजर हार्डनेस, या फिर हार्डनेस को मेजर करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो विकर पैरामिड है वो हार्डनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए मैक्रो सेक्शन इज़ पार्टिकुलरली यूज फॉर द शोइंग। 45 में है, खासकर माइक्रो सेक्शन का इस्तेमाल क्या देखने के लिए करते हैं। दी हैज़ माइक्रो स्ट्रक्चर, या फिर बी में ओवरलैप, या फिर सी में दी वेल्ड मेटल माइक्रो स्ट्रक्चर, या फिर डी में ऑल ऑफ द अबव। ओवरलैप इसका हैज़ माइक्रो स्ट्रक्चर, और फिर वेल्ड मेटल का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव 45 डी। HV10 इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे। तो उसमें विकर हार्डनेस टेस्ट, बी में रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, सी में बराइनल हार्डनेस टेस्ट, या फिर डी में फ्लक्स हार्डनेस टेस्ट। सो HV जो है विकर हार्डनेस टेस्ट है, इसको जो 10 kg इस पर डेंटेटर जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर होगा ए विकर हार्डनेस टेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा 47 है, ए निक ब्रेग टेस्ट रिवील डिफेक्ट इन द। तो उसमें जो हीट अफेक्टेड जोन है, क्या निक ब्रेग टेस्ट में जो हीट अफेक्टेड रिवील्ड होता है, या फिर द पेरेंट्स मेटल, या फिर सी में द वेल्ड मेटल, या फिर डी में ऑल ऑफ द अबव। तो निक ब्रेग टेस्ट जो है उसमें जो डिफेक्ट रिवील्ड होते हैं वो वेल्ड मेटल में ही आते हैं। विच ऑफ द वन टेस्ट इज क्लास्ड एज ए क्वालिटेटिव। तो इसमें से क्वालिटेटिव टेस्ट कौन सा है। हार्डनेस, बी में टेंसाइल, सी में मैक्रो टेस्ट, या फिर टफनेस टेस्ट। तो इसका जो क्वालिटेटिव टेस्ट होगा वो मैक्रो टेस्ट। तो 49 हमारा है, मैकेनिकल टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 एरिया, विच ऑफ देम आइडेंटिफाई द लिस्ट बिलो। तो मैकेनिकल टेस्ट को 2 एरियो में, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। उसमें कौन सा ऑप्शन है, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव, बी में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, या फिर सी में विजुअल एंड मैकेनिकल, या फिर डी में क्वालिटेटिव एंड विजुअल। तो इसको जो डिवाइड किया जाता है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इसका आंसर होगा बी। ए निक ब्रेग टेस्ट रिवील डिफेक्ट इन द। तो इसमें हीट अफेक्टेड जोन, द वेल्ड मेटल, ये दोबारा फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो चलो इसको दोहरा देते हैं। हीट अफेक्टेड जोन, द वेल्ड मेटल, द पेरेंट्स मेटल, ऑल ऑफ द अबव। तो निक ब्रेग टेस्ट में जो डिफेक्ट रिवील्ड होते हैं वो होते हैं द वेल्ड मेटल। इसका आंसर होगा बी। तो नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो है क्वेश्चन है
वो 51 है। तो डक्टाइल ब्रिटल ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर ऑफ ए वेल्डर स्पेसिमेन इज अफेक्टेड बाय। तो 51 में वो कह रहा है कि वेल्डर स्पेसिमेन में डक्टाइल और ब्रिटलनेस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसका स्पेसिमेन में क्या अफेक्ट होता है। तो उसमें ए में मटेरियल कंपोजिशन, बी में वेल्डिंग हीट इनपुट, सी में प्री हीट एंड पोस्ट हीट ट्रीटमेंट, या फिर डी में ऑल ऑफ द अबव। तो जो अफेक्ट होता है वो डी है, होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 4 डिस्ट्रक्टिव एंड मैकेनिकल टेस्टिंग यहाँ पे एंड हो रहा है। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।